तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी गलतियां करते हैं। मैंने लगभग 40 साल तक इंग्लिश पढ़ाई है और मैंने ये पाया है कि मेरे ही कुछ साथी पढ़ाते हुए इंग्लिश के अंदर गलतियां करते हैं। प्रिंसिपल के रूप में मुझे बहुत सारी क्लासेस ऑब्जर्व करने का मौका मिला। मैं कैम्ब्रिज भी गया, मैंने वहाँ भी लोगों की इंग्लिश देखी। तो मैंने ये पाया कि हमारे यहाँ इंग्लिश में, हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि जो ब्रिटिश नागरिक हैं वो भी बोलते हुए बहुत गलतियाँ करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में गलतियाँ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम हिंदी में बात करते हैं, राम ने खाना खाया। अपने आप में हमने बोल दिया, हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। राम खाना खा चुका, हमने इस पे भी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं। आमतौर पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें बचपन से ये सिखाया गया कि इंग्लिश के अंदर 3 टेंस। फिर हमें ये सिखाया गया कि हर टेंस को आगे 4 भागों में बांटा गया है, तो इस तरीके से टोटल 12 टेंस हो गए। हमें हिंदी से जोड़कर पढ़ाया गया कि जिस वाक्य के अंत में ता है तिये आता है, या जिस वाक्य के अंत में रहा है रही आता है। अब हम सोचते हैं अपने ब्रेन में हिंदी में और फिर हम इंग्लिश में उसको बोलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम बाइलिंगुअल हो जाते हैं और हम गलत बोलते हैं। तो मेरी इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी का आज उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि एक तो आपको ये पता हो कि इंग्लिश भाषा इंग्लिश से ही सीखी जानी है, उसको हिंदी से मत जोड़िएगा। आप ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल मत करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 2 वर्ड हमारे पास आएंगे। एक टाइम, देखिए एक आएगा टेंस, और फिर उसके बाद एक वर्ड और जिस पर मैं बात करूंगा वो है एस्पेक्ट। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसका किसी भी लैंग्वेज या भाषा से लेना देना नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में एक नंबर लाइन होती है, ऐसी ही मैंने एक नंबर लाइन डाली है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसके सेंटर में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर +1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। यानी कि इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, बीच में 0 हो गया। तो जो 0 है, मैंने इसको लिखा है मोमेंट ऑफ राइटिंग या मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या आप इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउ का। अब दूसरी तरफ क्या हो गया, फ्यूचर। इधर वो इवेंट्स हैं जो अभी आए नहीं हैं, जो अभी हुए नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दे आर द इवेंट्स व्हिच आर येट टू हैपन। और इसके अंदर पास्ट इवेंट हैं जो हो चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी हैपेंड। अब जो नाउ है, जो प्रेजेंट है, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया। क्यों बढ़ा लिया है? क्योंकि अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग में भी हमारे पास एक एस्पेक्ट है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। चाहे वो आप हिंदी की बात करें, आप इंग्लिश की बात करें, आप संस्कृत की बात करें, टाइम में हर जगह एक, जैसे नदी में जल का प्रवाह होता है, ऐसे ही समय का प्रवाह होता रहता है, जो फ्यूचर से पास्ट की तरफ चलता है। जो फ्यूचर इवेंट है वो प्रेजेंट में आएंगे, जो प्रेजेंट इवेंट है वो पास्ट हो जाएंगे। तो ये इवेंट ऐसा चलता रहेगा। दूसरी बात हम करेंगे टेंस की। अगर हम टेंस की बात करें तो उससे पहले आपको एक वर्ड और याद रखना पड़ेगा, दैट इज इन्फ्लेक्शन। अब जो इन्फ्लेक्शन है, इसके 2 तरीके के स्पेलिंग है। आप ये स्पेलिंग भी डाल सकते हैं, यहां पर ये नहीं है, ई नहीं है, तो इसे काट देता हूं मैं। तो ये इन्फ्लेक्शन, ये भी स्पेलिंग है, ये ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग। इसका मतलब होता है किसी भी वर्ब के अंदर या किसी भी वर्ड के एंड में चेंज। जैसे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा गो, अब आप इसके साथ ES और ऐड कर देंगे, गोज हो जाएगा। आपने लिखा वॉक, वॉक के साथ आपने एक वर्ड और डाल दिया ED, तो वॉक्ड हो गया। या आपने वॉक के साथ एक वर्ड S डाल दिया, वॉक्स हो गया। अब ये इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि आपने स्टेम में कितने चेंजेस किए हैं, जो आपने उसके एंड में चेंज किया है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेक्शन। तो टेंस प्योर एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो उसके अंदर इसका मतलब जो वर्ब के अंदर चेंजेस आए हैं
जो वर्ब के अंदर चेंजेस आए हैं, हम उसको इन्फ्लेक्शन कहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वॉक। तो ये वॉक में जैसे मैंने इसके आगे आई लगा, आई वॉक, तो ये प्रेजेंट इवेंट हो गया। लेकिन अगर मैंने वॉक्ड कर दिया तो आई लगा दिया तो पास्ट टेंस हो। अगर मान लो मैंने इसके अंदर आई और साथ में विल लगा दिया तो वॉक आ गया। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आई वॉक, वॉक में वर्ब की सिंपल फॉर्म में कोई इन्फ्लेक्शन नहीं है, ये प्रेजेंट इवेंट है। जब आपने वॉक के पीछे ईडी लगाया तो वॉक्ड हो गया, ये पास्ट इवेंट हो गया। लेकिन उसी वॉक के अंदर जब आपने विल लगाया, याद रखिए यहां पर आपने विल एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में लगाया है, तो ये फ्यूचर इवेंट हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वर्ब अकेले वर्ड के अंदर चेंज करके हमने दो ही टेंस कहे, प्रेजेंट और पास्ट। इसलिए इंग्लिश में दो ही टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट, तीसरा टेंस नहीं है। तीसरा टेंस फ्यूचर जो होता है, जो फ्यूचर टाइम है, आप उसको अगर टेंस की बात नहीं करते तो उसको हम बड़े सारे अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ किसका इस्तेमाल करना है, इन्फ्लेक्शन का इस्तेमाल करना है या कुछ और इस्तेमाल करना है। देखिए मैं यहाँ पर अभी एक सेंटेंस लिखूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने लिखा आई विल वॉक, एक बार मुझे देखना पड़ेगा राइटिंग के लिए, यस। तो मान लीजिए मैंने लिखा आई विल वॉक। अब बहुत सारे लोगों के लिए एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसका अर्थ, अब आगे चलिए। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि यहां पर तो आपने विल लगा के, मॉडल ऑक्सिलरी लगा के आपने फ्यूचर के किसी इवेंट को शो कर दिया। यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। अगर आप सिर्फ ये भी कह देते आई एम गोइंग टू लंदन, तो ये इससे आपको ये नहीं पता लगता कि फ्यूचर इवेंट है। ये भी लगता था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जो बोलने के समय आप कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने किसके अंदर एडवर्ब टाइम का लगाया, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, कुछ भी ऐसा आपने लगाया, तो ये फ्यूचर का इवेंट। तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर के इवेंट को बहुत सारे तरीकों से शो कर सकते हैं। फ्यूचर को शो करने के लिए आप किसकी बात कर सकते हैं, आप मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए मैं फिर एक बात आपसे कहता हूं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक सेंटेंस लिखा, आपने ये लिखा आप मान लीजिए लंदन चले, और वहां पर जैसी आपको आदत पड़ी हुई है, आपने क्या बोला, अगली ट्रेन कैम्ब्रिज, आप गए हैं, आपने लंदन जाना है, तो आप स्टेशन पे हैं। अब आपके दिमाग में हिंदी चल रही है, आपने हिंदी का ट्रांसलेशन किया, आपने बोला अगली ट्रेन लंदन कितने बजे जाएगी, तो अब आप उसके साथ विल या शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये एक टाइम टेबल से रिलेटेड कंसेप्ट है। इसको किस में लिखा जाना चाहिए था, इसको लिखा जाना चाहिए था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन फॉर लंदन लीव। तो देखिए अब हमने हिंदी में गलत बोला तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन भी गलत हुआ। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट टेंस का सही यूज पता था, हमें ये पता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक यूज हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर में उन कंसेप्ट्स के लिए करते हैं जो टाइम टेबल या शेड्यूल से रिलेटेड होते हैं, तो हम ठीक बोल पाते। तो ये आपका कंसेप्ट था टाइम का और टेंस का। अब एक कंसेप्ट हमारे पास रह गया एस्पेक्ट। टेंस हमें ये बताता है कि वो इवेंट, जैसे वॉक प्रेजेंट है, वॉक्ड पास्ट है, अब उनके अंदर मैनर क्या है, क्या वो लगातार चल रहे हैं, जैसे ही मैंने ये प्रेजेंट बोला है, तो क्या वो उसके अंदर इवेंट इस तरीके से अभी ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है तो किस में लिखोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर वो आदत में है या छोटा सा इवेंट है तो ये किस में आ जाएगा, एक सिंपल इवेंट है, तो ये आपका
प्रेजेंट में आ गया, ये सिंपल टेंसेस कहलाते हैं। आई गो, आई वेंट, ये सिंपल इवेंट्स हैं। और एक इवेंट होते हैं परफेक्ट। परफेक्ट वाले जो इवेंट होते हैं वो प्रेजेंट से उनका रिलेशन है या वो खत्म हो चुके हैं, तो ये एस्पेक्ट में आएंगे। तो जो मैनर होगा किसी भी टेंस के अंदर, किस तरीके से इवेंट हो रहा है, इवेंट का जो मैनर है वो किस में आता है, एस्पेक्ट में आता है। और एस्पेक्ट हमारे पास कितने हैं, 4। कौन कौन से, सिंपल जिसे आप इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, प्रोग्रेसिव जिसे आप कॉन्टिन्यूअस भी बोल देते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए, मैं आपको एस्पेक्ट बता रहा था, सिंपल, प्रोग्रेसिव और उसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट वो है जो कंप्लीट हो चुके हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ड्यूरेशन भी है और कंप्लीट भी है। तो आने वाले समय पे हम इस पे और बात करेंगे। थैंक यू।